अब हिंदी में ना उन टॉपिक को उसके वैसे उस तरीके से एक पैटर्न से पढ़ना है। यहाँ पर ऐसे नहीं होता कि एक पहले से लग करके लास्ट तक एक पैटर्न होता है पढ़ने का। कोई भी कंटेंट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पैटर्न है। हम बात करेंगे इसमें कि जैसे कुछ सब्जेक्ट कुछ बेसिक टॉपिक है हमारे पास। जैसे हमारे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण है। इनके साथ टॉपिक जुड़े हुए हैं। आपका काल का टॉपिक जुड़ा हुआ है, कारक का टॉपिक जुड़ा हुआ है, वाच्य का टॉपिक जुड़ा हुआ है, वृत्ति का टॉपिक जुड़ा हुआ है, पक्ष का टॉपिक जुड़ा हुआ है। ये सारे इनसे जुड़े हुए। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसमें आप क्या कर लोगे, वाक्य भी आ गया आपका। वाक्य, उपवाक्य, पदबंध। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पढ़ेंगे। एक पॉइंट, एक एक पोर्शन हिंदी में पढ़ने का ये बन जाता है हमारा। मैं पहले ये पढ़ाऊंगा, उसके बाद में ये पढ़ाऊंगा। दूसरा, सर अवयव में कौन सा टॉपिक आता है? कौन सा? हिंदी में अवयव। अवयव? एक मिनट बताता हूं। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, यहीं से स्टार्ट कर दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, एक टॉपिक होता है वर्ण का। वर्ण के साथ जुड़ा होता है आपका संधि का टॉपिक, समास का टॉपिक, उपसर्ग का टॉपिक, प्रत्यय का टॉपिक। ये सारे वर्ण के साथ जुड़े होते हैं। वर्ण से खुद से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनके साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब करते हैं हिंदी भाषा को पढ़ने का। दो पैटर्न आप ध्यान रखोगे। अब ये इसके साथ जोड़ दिया है, बाकी अब करते हैं। एक तो पैटर्न है कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, है ना? पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 शब्द पढ़ते हैं आप। इसको दो भागों में बांटेंगे, 4 एक तरफ होते हैं और 4 एक तरफ होते हैं। ये होते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा, मैं क्वेश्चन जो बनेगा मैं बता दूंगा आपको। बाकी आप सुनते रहना, जहां क्वेश्चन आपको लगे, मुझे लगेगा कि यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको थोड़ा स्पेशली मेंशन कर दूंगा, तो आप देखो। अब जो विकारी है, विकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है विकारी में संज्ञा, एक होता है विकारी में सर्वनाम, एक होता है विकारी में क्रिया और एक होता है विकारी में विशेषण। ये 4 विकारी होते हैं। फिर आगे आ जाता है हमारे पास अविकारी। अविकारी में क्या होगा, एक इकट्ठा शब्द होता है क्रिया विशेषण, एक होता है संबंध बोधक शब्द, एक होता है समुच्चय
बोधक शब्द, और एक होता है विस्मयादि बोधक शब्द। ये चारों के चारों अविकारी होते हैं और इनको आप अव्यय कहते हैं, अव्यय। अब आपके एचटेट में या कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको विकारी और अविकारी तो पढ़ लिया अपन, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ लेते हैं हम, लेकिन वो कहते क्यों हैं? तो देखो कहते क्यों हैं, मैं इन सेंटेंस लिख के आपको बता रहा हूं क्यों कहते हैं। एक सेंटेंस लिखेंगे अपन, राम पत्थर लिखता है, एक सेंटेंस लिख दिया अपन। अब इस सेंटेंस में इसका मैं क्या बदलूंगा, लिंग बदलूंगा और इसका वचन बदलूंगा, दो चीजें बदल दूंगा मैं। अब इस पूरे सेंटेंस में कर्ता का लिंग बदल दो आप, तो राम का लिंग बदलेंगे तो सीता हो जाएगा, सीता पत्थर लिखती है। लिंग बदलते ही शब्द बदल गया कि नहीं बदल गया? लिंग बदलते ही एक शब्द बदल गया। जे लड़का होता तो लड़की हो जाना था, राम का लिंग बदल दिया सीता हो गया, पुरुष का बदल देते महिला हो जाता। लिंग बदलते ही शब्द बदल जाता है, क्रिया भी बदल गई, लिखता था और लिखती है, लिखता है और लिखती है, क्रिया भी बदल गई। अब मैं इसका वचन बदल दूं, मैं लिख दूं लड़के पत्थर लिखते हैं, क्रिया भी बदल गई और संज्ञा भी बदल गई, कर्ता भी बदल गया। तो ये चार शब्द होते हैं ना, संज्ञा वाले जितने शब्द हैं, सर्वनाम के जितने शब्द हैं, क्रिया के जितने शब्द हैं और विशेषण के जितने शब्द हैं, ये शब्द ही होते हैं वैसे तो। संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण के जो शब्द हैं उनमें लिंग बदलने से और वचन बदलने से बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी कि संज्ञा बदल जाएगी, लिंग बदल देते हो, वचन बदल देते हो, संज्ञा बदल जाती है, संज्ञा बदल जाएगी। यदि आप लिंग बदल देते हो, वचन बदल देते हो, सर्वनाम भी बदल जाएगा। यदि आप लिंग बदल देते हो, वचन बदल देते हो, क्रिया भी बदल जाएगी और विशेषण भी बदल जाएगा। इन चार में लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है। इन चार पे लिंग और वचन के कारण बदलाव आ जाता है, इसलिए आप इसको विकारी कह देते हैं। विकार आता है, विकार का मतलब बदलाव, डिस्टॉर्शन, इसमें बदलाव आ रहा। राइट है विकारी, क्लियर होगी बात। अब आ गया अविकारी क्या होता है। अविकारी के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, एक सेंटेंस बता देता हूं, क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण देखते हो तो देखो, यहां मैं लिखूंगा सेंटेंस, इधर लिखता हूं। अविकारी से जुड़े हुए सेंटेंस लिखूंगा मैं, आप अभी डिस्कस करते हैं इसको। एक सेकेंड, एक सेंटेंस लिख दिया आपने, राम तेज दौड़ता है। ये जो तेज शब्द है ये क्रिया से पहले आके क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया के बारे में बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। जो शब्द क्रिया से पहले आकर के क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम से पहले आकर के उसकी विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। तो ये जो क्रिया विशेषण है तेज शब्द, अब चाहे लिंग बदलते रहो चाहे वचन बदलते रहो, ये एज इट इज रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होना। देखो जैसे आप वचन बदल दें, आप लिंग बदल दें, सीता, सीता भी तेज ही दौड़ेगी। तेज शब्द ऐसे ऐसे का ऐसे रहेगा, सीता तेज दौड़ती है, कोई बदलाव नहीं हुआ तेज में।
वचन बदल दो, लड़के तेज दौड़ते। हाँ, तेज शब्द जो क्रिया विशेषण था वो एज इट इज रहा है, इस पे लिंग और वचन का प्रभाव नहीं पड़ रहा। लिंग और वचन के आधार पर ये शब्द जो है क्रिया विशेषण बदलते नहीं है, और इसलिए आप इसको अविकारी कह देते हैं, इसलिए आप इसको अव्यय कह देते हैं। 4 तो ये है। एक निपात भी आ जाता है। निपात, निपात बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। निपात छोटा सा टॉपिक है। निपात, निपात, निपात भी अविकारी होते हैं, अव्यय भी होते हैं, अव्यय। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गई बात। एक पेपर में क्वेश्चन आया था, भाई शब्दों में विकार किस कारण से आता है, विकारी शब्दों में या अविकारी शब्दों में बदलाव किस कारण से आता है। तो नीचे दिया हुआ था लिंग के कारण, वचन के कारण, दोनों के कारण, या दोनों के कारण नहीं, दोनों के कारण आएगा, लिंग और वचन। देखो मैंने प्रैक्टिकली आपको करके बताया, ठीक है। लिंग और वचन के कारण इसमें तो बदलाव नहीं हो रहा क्योंकि ये क्रिया विशेषण है, और यहां बदलाव हो रहा है। देखो संज्ञा में बदलाव हो रहा है, लिंग बदलते ही संज्ञा बदल रही है, लिंग बदलते ही क्रिया बदल रही है, वचन बदलते ही क्या हो रहा है, संज्ञा बदल रही है, वचन बदलते ही क्या है, क्रिया बदल रही है। ठीक है, चले आगे। तो ये पहला पॉइंट हो जाता है, इसको पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट, एक तो पढ़ने का पैटर्न यही रह जाएगा हमारा, ये सारे शब्द पढ़ेंगे अपन, कंप्लीट को पढ़ेंगे। दूसरा हमारा पढ़ने का पैटर्न ये रहता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। कोई भी भाषा लगा लो आप, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, वर्ण से मिलकर के शब्द बनता है, शब्द से मिलकर के पदबंध बनता है, पदबंध से मिलकर के पदबंध से बड़ी इकाई आप क्या करोगे, उपवाक्य होगी, और भाषा की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो वाक्य होती है। किसी भी भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक तो वाक्य हो गया और एक हो गया वर्ण। ये आपकी कोई भी भाषा है चाहे, वो इसी तरीके से बनेगी। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अब आगे वर्ण क्या होता है, आपको क्वेश्चन आ जाए। देखो अब देखो, एक पेपर में, एक पेपर का मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूं। पेपर में मान लो आपके 150 क्वेश्चन है, इसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, और 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं। ये 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते, और ये 20 क्वेश्चन सारों को ही आते हैं। जो पढ़ के जाता है वो इन 20 में से 5 से लेकर 10 क्वेश्चन गलत कर देता है। जो तैयारी करेगा ना वो इनमें से गलत करता है। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाला जो पढ़ता है ना, उसकी खास बात ये रहती है कि वो आसान चीज़ों को पढ़ता ही नहीं, छोड़ देता है। अब मान लो आपके आ जाए, एक मिनट अभी बताता हूँ आपको। तो अपन ने देखो ये 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपके भी गलत होंगे। आप भी बता रहा हूँ मैं आपको, 5 क्वेश्चन तो आप वो गलत करके आओगे जो आपको आते होते हैं। मान लो आप तैयारी कर रहे हो, हर कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप गलत करके आओगे। पेपर से बाहर निकलते आपको याद आ जाएगा। जैसे बाहर निकलोगे और दूसरे वाले साथी को बताओगे, कोई साथ होता है उसको बताओगे, देखना ये मेरे को आता था, ये गलत करिया है। वो मन मन में सोचता है भाई और पढ़ ले तू। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे आप वर्ण का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। वर्ण का क्वेश्चन यदि आपने वर्ण पढ़ा होगा, वर्ण का क्वेश्चन आ जाता है। वर्ण क्या होता है? लिखित भाषा की
हाँ, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, या मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है? मौखिक भाषा। तो यहां हम कर लेंगे, भाषा के होते हैं दो रूप। एक तो भाषा होती है लिखित, जो लिखी जाती है, और एक भाषा होती है मौखिक, जो बोली जाती है। लिखित लिखी जाएगी, मौखिक बोली जाएगी। एक और आप कर लोगे यहां, भाषा की एक मानक भाषा होती है, मानक, और एक होती है मूल भाषा। मानक भाषा के बारे में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको ये झ झंडे वाला है वो ऐसे लिखा मिलेगा और झ झंडे वाला ऐसे लिखा मिलेगा। तो आप वो पूछ लेता है मानक कौन सा है इसमें? तो मानक है, आप कैसे लिखते हैं झ झंडे वाले को? ये वाला मानक है। ये सही तो है लेकिन मानक नहीं है। तो भाषा का लिखित रूप जो होता है वो मानक होता है हमेशा। जब कोई बात करते तो वो कहते लिख के दे दे, तो लिखी की बात को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। लिखी की बात क्या होगी? मानक होगी। और भाषा का जो मूल रूप होता है वो मौखिक होता है, क्योंकि आदमी ने पहले बोलना स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया। तो बोलना स्टार्ट किया तो मूल रूप क्या हो गया? अब आपको आ जाए कि वर्ण क्या होता है, तो वर्ण, पहला वर्ण क्या होता है? ऊपर लिखा होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। दूसरा ऑप्शन होता है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। तीसरा ऑप्शन होता है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। और चौथा ऑप्शन होता है सभी। तो पता है क्या करते हैं आप? वर्ण, वर्ण में पहला होता है वर्ण भाषा की सबसे, आज तक अपन यही पढ़ा है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उसको ऐसे जोर लगा के खड़ा करेंगे, नीचे मेज पे निशान बन जाएगा। 3 साल तक मेज पे निशान नहीं जाता। समझ के बात? होता गलत है वो। वर्ण करोगे तो वर्ण लिखित भाषा की छोटी इकाई है, मौखिक भाषा की छोटी इकाई नहीं होती। क्लियर होगी बात? एक तो देखो यहां से क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। 20 वाले में बता रहा हूं कि 20 वाले क्वेश्चन है वो गलत हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आप। वर्ण क्या होता है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब आ गया, एक तो शब्द लिख दिया अपने वर्ण, एक शब्द लिख देते हैं आप ध्वनि। मौखिक से ध्वनि नहीं होती। हाँ बताता हूं, एक हो गया वर्ण, एक हो गया ध्वनि, एक होता है स्वन। वर्ण क्या होता है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। कै को मैंने लिख दिया, वर्ण बन गया, और कै मैंने बोल दिया, ध्वनि बन गई। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। जो मौखिक भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई ध्वनि होगी। राइट है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे। फिर वर्णों में क्या देखते हो आप? वर्ण पढ़ने के बाद में अपन कुछ स्वर भी होते हैं और कुछ व्यंजन भी होते हैं, ये भी तो पढ़ते हैं अपन। वर्णों में स्वर और व्यंजन भी पढ़ेंगे तो क्या हो जाते हैं? स्वर और व्यंजन। तो वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों से मिलके बनते हैं, इसलिए आप इसको क्या कह देते हैं? स्वन कह देते हैं। ठीक है भाई, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पैटर्न याद रख लेना। शब्दों को मैं पढ़ाऊंगा। शब्द क्या होता है? वर्णों से बनी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। वर्ण क्या होता है? एकल इकाई होती है। वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, एक वर्ण का अर्थ होता है। कौन सा है एक वर्ण का अर्थ? ए और आ, ये सार्थक वर्ण है। आ का मीन्स आना। भाषा में अपन बोलते समय, लिखते समय, बोलते समय ज़्यादातर आ का प्रयोग कर लेते हैं, तो आना से जुड़ा होता है, इसका अर्थ निकल सकता है। ठीक है, बाकी वर्णों का अर्थ नहीं होता। वर्णों से मिलकर कोई इकाई बनती है जिसका अर्थ निकले फिक्स। वर्णों से मिलकर के कोई इकाई बनती है जिसका फिक्स अर्थ निकलता है, उसको शब्द कहते हैं। कई शब्द जुड़कर के पदबंध बनता है,
वाक्य और उपवाक्य मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब वाक्य पढ़ाऊंगा पहले वाक्य पढ़ाऊंगा, उसके बाद में उपवाक्य पढ़ाऊंगा। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पढ़ाऊंगा, उसके बाद में आपको समझ में आएगी। पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्ण के बारे में, ठीक है। चले आगे। अब आपको वर्ण का पता लग गया, ध्वनि का पता लग गया, स्वर्ण का पता लग गया, लिखित भाषा का पता लग गया, मौखिक भाषा का पता लग गया। ये बातें आपको पता लग चुकी है, इसको आप दिमाग में सोचते रहिए। अब आ जाता है वर्ण। हिंदी भाषा में वर्ण करते हो तो वर्ण है 52 वर्ण आपको देखने को मिले हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में यदि आप ध्वनियां करते हो तो ध्वनियां है 46, वर्ण 52 है और ध्वनियां 46। 6 कहाँ गए देखते हैं आप। वर्ण में क्या आएगा? स्वर, और वर्ण में क्या आएगा? व्यंजन। स्वर लिखते हो 13, व्यंजन लिखते हो 39, दोनों का जोड़ करते हो तो 52 हो जाता है। ध्वनियां, स्वर की भी ध्वनियां होंगी कुछ, और व्यंजन की भी ध्वनियां होंगी। स्वर की ध्वनियां होंगी 11, व्यंजन की ध्वनियां होंगी 35, दोनों का जोड़ करते हो तो 46 हो जाता है। ठीक है, स्पीड ज़्यादा नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो आगे नेक्स्ट। ये आपको वीडियो सेंड कर देंगे, इसका एक ग्रुप में अभी आपको ऐड कर लेंगे। ये वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी टोटल वीडियो जो है तो आपको सेंड हो जाएगी, आप घर जाके देख सकते हो। किसी नहीं लिखना हो तो ना लिखो, से सुन लो, घर पे भी सुन लेना, घर पे लिख लेना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, साथ के साथ लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो आगे अब हम बात करते हैं 11-13 वाला क्या कंसेप्ट होता है। वर्ण, स्वर और व्यंजन का क्या कंसेप्ट होता है, स्वर क्यों कहते हैं इसको, व्यंजन क्यों कहते हैं। मैं अब थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। जैसे ये क लिखा है मैंने, क, अब ये क है, इसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ। ये क हो गया और ये क हो गया। इसमें व्यंजन पूछा गया, व्यंजन कौन सा है? ये नीचे वाला जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है ये व्यंजन है, ऊपर वाला वर्ण है। अब ये नीचे वाले में ऊपर वाले में फर्क क्या हुआ? इसको मैं ऊपर वाला बनाना हो तो इसके साथ ए जोड़ दो आप। यदि आप इसके साथ ए जोड़ देते हो तो कै बन जाता है। ओके, तो स्वर क्या होता है? देखो, एक पहले कंसेप्ट है स्वर क्या होता है। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होती है, स्वर को बोलने के लिए किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती, एक पॉइंट। व्यंजन वो ध्वनियां होती है, व्यंजन लिखा तो जाता है, व्यंजन लिख दो चाहे आप, ये मैंने व्यंजन लिखा है, लेकिन जब व्यंजन को बोलूंगा तो ए की जरूरत पड़ेगी। व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इसको व्यंजन कह देते हैं। स्वर क्या होती है? स्वतंत्र ध्वनियां होती है, स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। व्यंजन क्या होती हैं? वे ध्वनियां होती हैं जिसको बोलने के लिए क्या होता है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। आगे हम पढ़ेंगे। व्यंजन लिखेंगे, व्यंजन के बारे में देखो। व्यंजन यदि आप लिखते हो तो व्यंजन को आप ऐसे लिखते हैं, क है, ख है, ग है, सही लिखे व्यंजन? सही नहीं लिखे व्यंजन है। सभी के नीचे हलंत लगाओगे, व्यंजन लिख रहे हो तो हलंत लगेगा सभी के नीचे। हलंत लगा दो सभी के नीचे।
ये व्यंजन लिख दिए। हलंत लगा दें सारों के, सभी के हलंत लगेगा। अभी 35-39 किए है ना मैंने। व्यंजन लिखे कितने जाते हैं? 39 व्यंजन बोले कितने जाते हैं? 35 व्यंजन की ध्वनियाँ कितनी है? 35। ये 4 नीचे वाला है, इसको पहले आप सोल्व कर लेते हैं। 4 ये क्या है? ये जो 4 नीचे मैंने लिख रखे है इसको आप कहते हैं संयुक्त अक्षर। इनकी ध्वनियाँ है ही नहीं, ये उधार की ध्वनियाँ इनके पास। श है ही नहीं, कोई श कुछ भी नहीं है। लिखते तो हैं आप, मानक भी है, लिखा जाता है तो मानक है, लेकिन स है नहीं कुछ, इसका अस्तित्व नहीं है कोई। स बनेगा कैसे? तो स बनता है क प्लस श और प्लस ए की साउंड, 3 साउंड को मिला दो तो ये श बोला जाता है। श इससे उधार ले ली, इससे उधार ले ली, और ये क्या है? स्वर इसमें बोलने के लिए हेल्प में आ गया। संयुक्त अक्षर कहते हैं आप इसको, इसलिए वो 4 में गिना नहीं जाता। दूसरा आ जाता है श के बाद में त्रय। त्रय को आप लिखते हो तो तय आ जाता है, र आ जाता है और ए आ जाता है, त्रय हो जाता है। तीसरा अक्षर है ज्ञ ज्ञानी वाला। ये ज्ञ ज्ञानी वाला जो अक्षर है ये कैसे लिखा जाएगा? जय से लिखा जाता है, य से लिखा जाता है, य वाला, और ए से लिखा जाएगा। ज्ञ ज्ञानी वाला क्या आ गया? फिर क्या आ गया? एक आ जाता है श्रय। ये श्रय जो है वो ये श, ये र और ए से आएगा। ठीक है, एक अक्षर 4 पता लग गया आपको। 4 को अपन ने अलग कर दिया, 4 को संयुक्त अक्षर कहते हैं अपन। 4 क्या हो गए? संयुक्त अक्षर। फिर 2 अक्षर और अपन डिस्कस करेंगे। ये तो 33 ही हुए हैं, देखो यहाँ तक 5 5 25 और 4 4 4 8 33 हो गए। 25 और 8 33 हो गए। अब 35 कैसे करें? 4 अपन ये निकाल दिए, 35 कर देते हैं अपन इसको। 35 करेंगे, ड के पैर में बिंदी लगा दो और ढ के पैर में बिंदी लगा दो, अब ये 35 हो गए। अब ये क्या कहानी होगी? देखो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक शब्द लिखते हैं अपन लड़का, लड़का लड़का। एक शब्द लिखते हैं लड़का लड़का। इन दोनों में फर्क है क्या?